वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। आई एम अमित वरिदी खिलोड़। ईपीएफओ की नोटिफिकेशन आ चुकी है। नाउ उसमें जो टॉपिक होता है लेबर लॉज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, वो कैसे प्रिपेयर करना है और उसका क्या स्कोप और कितनी क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, दिस वीडियो इज अबाउट दिस। नाउ ईपीएफओ का जो एग्जाम है उसके सिलेबस की जो बाकी टॉपिक्स हैं वो जनरली दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ ओवरलैप करते हैं। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, बैंकिंग और एसएससी, तो इंग्लिश, फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, दीज आर दी टॉपिक्स यू हैव ऑलरेडी डन। नहीं तो इनके लिए जो रिसोर्सेज हैं वो मतलब काफी इजीली अवेलेबल है, तो आप इसको बेसिकली आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। बट ये जो ईपीएफओ में स्पेसिफिक टॉपिक आता है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड द लेबर लॉज एंड द जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इनके लिए कंटेंट और जो क्लासेस हैं वो जनरली अवेलेबल नहीं होती हैं। सो हाउ टू डू दिस इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉज, इसका क्या स्कोप है, कहां से कितना आता है और इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, लेट्स एक्चुअली डू विद दैट। एंड अगर आपको इससे ईपीएफओ का एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो और आपको इससे रिलेटेड कंटेंट या फिर जो मैं कोर्स जो इसके लिए बिगिन करूंगा जिसमें मैं सारे के सारे सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा, उसके लिए अगर आपको अपडेशन चाहिए तो दिस इज द टेलीग्राम चैनल जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो, ईपीएफओ 2025। यू विल गेट ऑल द कंटेंट रिलेटेड टू द ईपीएफओ, सारी की सारी। नाउ बट दिस इस वीडियो का पर्पस है आपको लेबर लॉ के बारे में बात करना। नाउ एज क्लीशेड एज इट विल ऑलवेज साउंड, किसी भी एग्जाम को समझने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है दैट इज गोइंग थ्रू द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, ये जो ईओएओ का सेट ए है, ये 2023 का एग्जाम है जो कि 2 जुलाई को किया गया था। नाउ अगर आप जानना चाहते हो कि लेबर लॉज या इंडस्ट्रियल रिलेशंस के जो क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार के आते हैं, कैसे होते हैं, क्या किया जाता है और कहां से आते हैं, वो भी अगर सही तरीके से समझना चाहते हो, एंड इफ यू आर सीरियस स्टूडेंट, द बेस्ट आइडिया इज बेसिकली ओपन दी पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज बेसिकली इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने इस पर एक पिंड मैसेज है, उस पिंड मैसेज पे आप जाइएंगे तो ईपीएफओ से रिलेटेड सारा कंटेंट मिल जाएगा। बट चलिए मैं एक काम करता हूं, आपके साथ बैठ के सारा का सारा जो, हाँ, जितने भी प्रीवियस ईयर्स में जो लेबर लॉज के क्वेश्चंस पूछे गए थे एक बार मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। जस्ट रीड इट विद मी विद आंसर्स सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड देन आई विल गिव यू द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दीज लेबर लॉज आल्सो। देखो वैसे तो मैं एनालिसिस अभी आपको दे दूंगा पहले, तो इट वुड एक्चुअली नॉट हिट यू। सबसे पहले जो ये पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस एक्ट, ईएसआई, ईपीएफ, मैटरनिटी बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, फैक्ट्रीज एक्ट, ये पूछे गए हैं। एंड दिस इज नॉट लाइक सिर्फ 2023, ये पिछले वाले क्वेश्चन पेपर का भी एनालिसिस है। स्टैटिक प्रोविजंस भी आते हैं और रीसेंट चेंजेस भी बेसिकली यूपीएससी पूछती है। और सिनेरियो बेस्ड और अथॉरिटी जुरिस्डिक्शन बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो रिसेंटली, मतलब कि 2023 के एग्जाम में उन्होंने पूछे थे, पहले नहीं पूछा करते थे। सो लेबर लॉज क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, रीजन बीइंग कि ईपीएफओ का जो एग्जाम है उसमें अप्रोक्सीमेटली 120 क्वेश्चंस आते हैं। 120 में से एटलीस्ट नहीं तो 10% से 15% ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो लेबर लॉज के हैं, मतलब कि छोड़ा तो जा नहीं सकता है। कम से कम नहीं तो 10 से 12 क्वेश्चंस जो हैं वो इनवेरिएबली लेबर लॉज से पूछे गए हैं। एक साल बेसिकली 15-16 भी पूछे गए थे, तो ये जो सेक्शन है ये इंपॉर्टेंट है। एंड अज्यूमिंगली कि वी आर एक्चुअली अप्लाइंग फॉर ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तो हम लेबर लॉ को छोड़ भी नहीं सकते जस्ट बिकॉज कि हमें याद नहीं हो रहा है। सेकंड, स्टैटिक लीगल नॉलेज, यानी कि जो एक्ट होते हैं उनकी डेफिनेशंस हैं, उनके जो प्रोविजंस होते हैं, दे आस्क दैट इवन रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि वो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो लेबर लॉज, लेबर सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, डीपीएसपी से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उनके ऊपर ज्यादा फोकस होता है। तो मतलब पॉलिटी के क्वेश्चंस, तो पॉलिटी तो हमारे सिलेबस में ही है, तो 10 से 12 क्वेश्चंस पॉलिटी के पूछे जाते हैं, लेकिन उन पॉलिटी के क्वेश्चंस में भी फोकस रहता है जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। देन स्टैटिक लीगल नॉलेज और करंट एप्लीकेशंस दोनों की दोनों पूछी जा रही है, सो देयर इज नथिंग व्हिच यू कैन एक्चुअली लीव। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ट्रेड यूनियंस, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, वेज लॉज, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के भी क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट नॉलेज चेक करते हैं, मतलब कि कौन से एक्ट में क्या लिखा गया था। आई जस्ट शो यू ऑल द क्वेश्चंस एंड शो यू द आंसर्स ऑफ इट सो दैट यू कैन गेट द होल आइडिया। सेकंड, रीसेंट ईयर्स जो केस बेस्ड असर्शन रीजन क्वेश्चंस जो होते हैं लेबर लॉज पे, पिछले साल ही आए थे एक्चुअली में 2023 में, उससे पहले नहीं आते थे, उससे पहले जनरली बस एमसीक्यू वाले आ जाते थे। द थिंग इज दैट कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द ईपीएफओ, दीज आर ऑल द मेजर एक्ट्स एंड द कोड्स विच यू शैल प्रिपेयर। दो आई हैव ऑब्वियसली पुट द फोकस पॉइंट्स हियर। फोकस पॉइंट का मतलब ये कि जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 पे, तो उस पे जो डिस्प्यूट सेटलमेंट वाला सेक्शन है उस पे क्वेश्चन आया हुआ है, उसी प्रकार से वर्क्स कमेटी वाला जो सेक्शन है उस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि यही फोकस पॉइंट है, वील एक्चुअली हैव टू रीड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। तो ये जो सारे के सारे मेजर एक्ट्स हैं इनको हमें पढ़ना पड़ेगा।
राइट ये ऐसा दिखने में बहुत ज्यादा है, बट एक्चुअली में आप ये सोच सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 पेजेस के नोट्स बनेंगे। यस वो जो मार्केट में मटेरियल अवेलेबल है, अगर आपके पास कोई बुक है जो कि 400 पेजेस की है इंडस्ट्रियल रिलेशंस की, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग ऑन दैट, लीव इट, कोई फायदा ही नहीं है। 10 क्वेश्चंस के लिए 400 पेजेस की बुक्स को पढ़ने का कोई तरीका नहीं है। ये सारे के सारे जो नोट्स हैं, सॉरी सारे के सारे जो वेजेस और एक्ट्स और कोड्स हैं, हम इनके एक नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं 40 से 50 पेजेस का मैं आपको इसके नोट्स दूंगा, उनको पढ़ लेना, एंड जो कुछ क्लासेस करवाएंगे वो क्लासेस कर लेना, एंड यू शैल बी एबल टू डू दिस एज बेस्ट एज एनीबडी एल्स वुड बी एबल टू डू। तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ट्रेड यूनियंस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, इस पे तो रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं। एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ईपीएफई एंड ईपीएफओ एक्ट ही है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट ऑफ 1952। ये वाला तो इंपॉर्टेंट है ही है क्योंकि इन मतलब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। मैटरनिटी बेनिफिट फैक्ट्रीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर 1970, इन सारे के सारे एक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। और क्योंकि ये जो सारे के सारे मल्टीपल लेबर लॉज थे, इनको गवर्नमेंट ने कंबाइन करके एक सिंगल कोड्स के अंदर भी कन्वर्ट करने की कोशिश की है रिसेंटली, एंड मोस्ट ऑफ दीज एक्ट्स आर बीइंग कंबाइंड इनटू द सिंगल कोड ऑफ वेजेस और द सिंगल कोड ऑन द सोशल सिक्योरिटी। तो इस बार ये जो नया पैटर्न बना है, मतलब कि देखिए इनकेस अगर आप पहली बार सुन रहे हैं, तो दीज आर दी एक्ट्स ऑफ द लेबर लॉज, अलग अलग प्रकार के एक्ट्स हैं लेबर से संबंधित, लेबर के इंप्रूवमेंट के, लेबर की कंडीशंस को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने 2019 और 2020 में इन सारे के सारे लॉज को ऐड करके, इकट्ठे करके, उनको कंबाइन करके एक बंडल में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी। तो जैसे कोड ऑन वेजेस 2019, तो पिछले 100 साल के जितने भी अलग अलग वेजेस के कोड थे उनको इकट्ठे कंबाइन करने की कोशिश की गई थी। सो दीज आर कॉल्ड एज दी ओल्ड एक्ट्स, ये ओल्ड एक्ट से क्वेश्चन आते हैं। दीज आर कॉल्ड एज दी 4 ये न्यू कोड्स हैं, ये नए हैं। नेवरदलेस ये दोनों के दोनों हमें पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि 2019 और 2020 में ये नए कोड आने के बावजूद भी 2023 में क्वेश्चंस इनसे पीछे से पूछे गए हैं। सो वी हैव एन एब्सोल्युटली 100% इंफॉर्मेशन और एविडेंस कि यूपीएससी ने जो क्वेश्चंस हैं वो पीछे वाले से पूछना भी बंद नहीं किया। दे आर गोना आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम दी ओल्ड एक्ट्स आल्सो। तो क्वेश्चंस सारे के सारे यहां से आएंगे। देन देयर हैज बीन अ क्वेश्चन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे, अगेन मेन फोकस उनका लेबर पे, फोर्स्ड लेबर, इक्वालिटी पे, इवन फंडामेंटल राइट्स पे जो क्वेश्चन पूछा, तो क्वेश्चन पूछा वो बेगारी से, फोर्स्ड लेबर वाली जो फंडामेंटल राइट है। शेड्यूल्स और लिस्ट पे 7 शेड्यूल, स्टेट लिस्ट, अगेन लेबर रेगुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। सो द फोकस हैज टू बी, जो कि हमारा ईपीएफओ का डोमेन है जनरली स्पीकिंग। देन दे आस्क, दिस इज एक्चुअली क्वाइट लॉजिकल फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, कि अगर इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट का कोई क्वेश्चन पूछा है तो वो ऑब्वियसली फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन, कन्वेंशन, एम, लेबर मिनिस्ट्री के जो कोड्स होंगे, एडवाइजरी बोर्ड्स, इंप्लीमेंटेशन जो कमिटीज होंगी, दे विल बी एबल टू प्रिपेयर फॉर दैट। नाउ द थिंग इज दिस, देखो यहां पे जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेक, वेट अ सेक, ये पूरी की पूरी स्कीम जो बनाई है, एट द एंड ऑफ द डे you have to prepare all these acts, and specifically जो key points to remember है मैंने mention कर दिए, but you will not be able to have any advantage of it until and unless you have specifically read all of them. एक बार मैं questions दिखाता हूँ। Let's the first thing that we should have actually started with that, but एक बार questions देखिए पहले, उसके बाद थोड़ा सा हमें पूरा का पूरा समझ में आएगा कि क्या है। This is the question. ये हमारा पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट है 1936 का, एंड दिस सेज दैट द एम्प्लॉय शुड बी कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट शुड द एम्प्लॉय बी ड्रॉइंग ए मैक्सिमम मंथली वेज ऑफ। तो कितनी ऐसी वेज है जो कि बेसिकली इस एक्ट के अंदर उसको इंक्लूड करना चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, द 21,000। 2017 में इसका अमेंडमेंट हुआ था, वेज सीलिंग जो थी वो रेज करके पहले 18,000 थी, उससे 21,000 कर दी थी, तो कवरेज को एक्सपेंड करने के लिए। सो एनी एम्प्लॉय हु इज अर्निंग अप टू 21,000 पर मंथ इज प्रोटेक्टेड अंडर द एक्ट फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस विदाउट अनऑथोराइज्ड डिडक्शन। ठीक है, तो ये लेबर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है। बाय रीडिंग दिस यू कैन अंडरस्टैंड कि इट इज समथिंग टू इंश्योर कि किसी भी इंडिविजुअल को वेजेस जो है वो टाइम से पे की जाए। अब उसकी अपर लिमिट क्या है? उसकी अपर लिमिट ये है कि 21,000। नाउ दिस इज अ करंट अफेयर क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ, एज इन की ये 2017 में अभी भी अमेंडमेंट हुई है, तो जो वेज सीलिंग है वो हटा के पहले 18,000 थी और उसको 21,000 कर दिया गया था। सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, मतलब simple in the sense कि if we will read the payment of the wages act 1936, that is almost the first thing which we will actually remember out of it. मतलब, well, not exactly the first thing, but you get the point, right? It's a straightforward question. There is no complex. Okay, we'll look at it. Okay, hold on. See, under the minimum wages act of 1948, which term ensures piece rate workers get wages equal to minimum time rate wages? राइट। सो ये मिनिमम वेजेस एक्ट को हमें पढ़ना है,
उसके जो कुछ प्रोविजंस हैं उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है कि एक गारंटीड टाइम रेट इज फिक्स्ड टू प्रोटेक्ट पीस रेट वर्कर्स फ्रॉम अर्निंग बिलो मिनिमम वेज, ensuring fair compensation even if the output varies। ये स्पेसिफिकली पीस रेट वर्कर्स वो होते हैं जो कि एक यूनिट के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि लेट्स से इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव एन एनालॉजी राइट नाउ, बट इफ समबडी इज प्रोड्यूसिंग ए चेयर, चेयर वुड बी अ गुड आइडिया, ठीक है, तो पीस रेट तो वो पर चेयर के पैसे लेता है। वेयर दूसरे वाले जो गारंटीड वाले होते हैं दे एक्चुअली जस्ट गेट कि हमें 8 घंटे का काम मिलेगा, हमें उसके लिए पेमेंट मिलेगी। सो इन दोनों में कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि कोई एक आदमी चेयर बना के दे और उसके बाद उसको इतनी पेमेंट मिले कि उसने 1 घंटे में चेयर बना दी तो उसको मिनिमम वेज से भी कम पैसे मिलेंगे। सो अ गारंटीड टाइम रेट इज फिक्स्ड टू प्रोटेक्ट द पीस रेट वर्कर्स ऑल्सो, ensuring कि उसको फेयर कॉम्पनसेशन मिले अगर आउटपुट वेरी भी होता है। दिस इज इट, दिस इज गिवन इन द मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948। सिमिलरली मैच द फॉलोइंग। अब ये मैच क्वेश्चन तो मतलब ये रिकवरी ऑफिसर के आगे लिखा होना चाहिए। रिकवरी ऑफिसर, कंपल्सरी इंश्योरेंस, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट और सब्सिस्टेंस अलाउंस, ये फ्रेजेज हैं जिसको हमें अपने एक्ट से मैच करना है। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, मिनिमम वेजेस, पेमेंट ग्रेचुइटी किससे है, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिकली है कि रिकवरी ऑफिसर इज रिलेटेड टू द ईपीएफ एक्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कंपल्सरी इंश्योरेंस इज रिलेटेड टू द ग्रेट्युटी एक्ट, schedule employment is minimum wages act, and subsistence allowance is standing orders act 1946। uh, again I'm so sorry to say this, but you can do it on your own, like you can guess it। मतलब gratuity is like compulsory insurance, I know, मतलब it's not everybody but some of you can, right? I understand that। recovery officer is EPFO act, employees provident fund and miscellaneous provision। ये तो directly associated नहीं था, but ठीक है। schedule employment, minimum wages act, ये आप एक्चुअली में एसोसिएट कर सकते थे अगर मिनिमम वेजेस एक्ट किसी ने पढ़ा होता तो। नेवरदलेस दिस इज द टाइप ऑफ द क्वेश्चन दे आर आस्किंग। सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स केम इनटू ऑपरेशन आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ डिस्पैच बाय द एपलेट अथॉरिटी? 7 दिन होते हैं। सेक्टर 7 ऑफ द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट मैंडेट की एक 7 दिन की विंडो होती है टू अलाउ बोथ एम्प्लॉयर एंड यूनियन टू प्रिपेयर फॉर द इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर्स आर nominated by the central government to the National Security Board under the Unorganized Workers Social Security Act of the 2008? The answer in this is basically given as the 34, or the answer is basically 34, ठीक है। बोर्ड बहुत सारे इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के भी होते हैं, वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, एनजीओज हैं, नॉट अ प्रॉब्लम हियर, मतलब in case we have read it। Just look at the kind of questions which they are asking, okay? Just for now, look at the kind of questions. So, which of the following is not a scheme under the Unorganized Workers Social Security Act of 2008? नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, जनश्री बीमा योजना, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। इसमें अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल के लिए नहीं है, ठीक है। सिंपल ये बताना कि 2008 में जो ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट आया है उसके अंदर कौन सी नहीं है? देयर आर 3, एटलीस्ट वन। दिस इज एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम जो है वो इसके अंदर नहीं आती है, दैट इज इट। द रेस्ट आर डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड और सपोर्टेड अंडर द 2008 लेजिस्लेशन। सो दिस इज द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, रीड इट मोर। एंड इवन इफ अगर हमें ये लग रहा है कि मतलब कि वी आर हियरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड वी आर अनेबल टू मेक द ए और जेड आउट ऑफ इट, डोंट वरी अबाउट इट, लुक एट इट फर्स्ट ऑफ ऑल। What is the appellate authority under the EPF and the MP Act of 1900? EPFO Act के अंदर है, that is the EPF Appellate Tribunal, ठीक है। इंटरेस्टिंगली जनरली स्पीकिंग appellate tribunal ही सबसे ज्यादा appellate authority होती है, which is funny actually here। Nevertheless, okay, this is not a very smart question। What is the appellate authority? खास क्वेश्चन नहीं है यार, ट्रिकी नहीं है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एपलेट ट्राइब्यूनल्स बेसिकली सबसे ज्यादा अपील सुनता है, जो टॉप होती है, ठीक है। ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। दिस इज अ क्वेश्चन जो कि हमें लिटरली प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, यूपीएससी का भी क्वेश्चन है। मैक्सिमम मैटरनिटी बेनिफिट फॉर अ वुमन गिविंग बर्थ टू हर थर्ड चाइल्ड इज, नॉट द फर्स्ट चाइल्ड। अगर थर्ड चाइल्ड हो रहा है तो बेसिकली उसको मैक्सिमम कितना मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है? नाउ फॉर द फर्स्ट एंड द सेकंड चाइल्ड बेनिफिट इज फॉर द 26 वीक्स। तो अगर बच्ची मतलब क्या नाम है, महिला को पहला बच्चा होने वाला है तो उसको 26 हफ्ते की मैटरनिटी क्या नाम है वो मिलती है, छुट्टी मिलती है, मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है, दूसरे वाले के लिए भी। बट फॉर द थर्ड चाइल्ड इट इज लिमिटेड टू 12 वीक्स, 6 वीक्स बिफोर एंड 6 वीक्स आफ्टर द डिलीवरी। दिस इज अ गुड इंफॉर्मेशन अगेन। तो ऐसे मैटरनिटी बेनिफिट अगर आप पढ़ोगे, आई एम जस्ट आस्किंग यू, ओके, डोंट यू थिंक दिस इज समथिंग जो कि इजीली फैक्टेबल है? मतलब कि ईपीएफओ का एग्जाम देखो 2023 में तो थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था, एटलीस्ट इन रिलेटिव टू 2017 एंड 2020। एंड yes, it's not like it's going to be easy for any of us or you or any other student,
इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी अ लार्ज कंपटीशन तो होगा ही होगा. बट द थिंग इज दैट कि जो भी स्टूडेंट अच्छी तरह से प्रिपेयर करता है, मतलब फोकस करके एक बार, एक ऐसा नहीं है कि अभी से बेसिकली मैं फुल फ्लेजेड आपसे सारे के सारे महीने मांग रहा हूँ. ऑल आई एम आस्किंग टू यू इज दैट कैन यू फोकस लास्ट 1.5 months एंड कैन यू एक्चुअली गिव एटलीस्ट 2-3 hours एवरी डे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. ठीक है, दैट इज माई क्वेश्चन. ऑल राइट, विच इज नॉट करेक्ट अंडर दी ईपीएफओ एक्ट. इसमें पेंशन स्कीम्स होती हैं, इसमें डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस होती है, इसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी इंक्लूड हो जाते हैं जिसमें 50 से ज्यादा वर्कर्स होते हैं. एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूट्स ऑन द बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस. ठीक है, कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर कौन सी चीज करेक्ट नहीं है. वेल, द इनकरेक्ट थिंग इज दैट कि इट एक्सक्लूड्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक्सक्लूड्स ओनली दोज कोऑपरेटिव सोसाइटी दैट हैज लेस देन 50 वर्कर्स. 50 से कम वालों के लिए है, लेकिन अगर 50 से ज्यादा हो तो बेसिकली उसके अंदर इंक्लूडेड है. क्वेश्चन तो डिफिकल्ट है, मतलब पढ़ने के बावजूद भी ये याद रह जाए तो ये तो किस्मत की बात है. विच एक्ट्स इंक्लूड्स आउट वर्कर्स फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द वर्कमैन. नाउ यार ये सीधा सीधा फैक्ट्री एक्ट के अंदर डेफिनेशन दे रखी होती है. ऑल दीज थिंग्स, व्हाट इज लेबर, व्हाट इज वर्कमैन, व्हाट इज मैटरनिटी बेनिफिट, ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी डिफाइंड थ्रू दी लेजिस्लेशन. ये सारी की सारी तो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर आउट वर्कर को वर्कमैन की डेफिनेशन से हटा रखा है. Which nature of work is not considered while prohibiting contractual labor under the CLRA Act? Wow, this is it. Intermittent work और जो seasonal nature का work होता है, contract labor may be permitted, but this is why it is not a ground of the prohibition. So, which nature of work is not considered while prohibiting contract labor under the CLRA Act? तो intermittent work जो है वो basically not considered while prohibiting है. Wow, I would actually be very honest with you. This is a question which would be quite difficult to do in the examination hall also. A safety committee under the Factories Act is mandatory when? ये आसान क्वेश्चन है. जैसे कि हमारा फैक्ट्रीज एक्ट है तो उसमें से अंडरस्टैंड करना है कि सेफ्टी कमेटी कब बनानी पड़ती है. तो जब हैजार्डस सब्सटेंसेस होते हैं उस फैक्ट्रीज के अंदर, सो दैट फैक्ट्री हैज टू हैव अ सेफ्टी कमेटी टू. दिस इज द सिंपल आंसर. मतलब कि फ्रॉम दिस तो सेक्शन 41G ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट कहती है कि सेफ्टी कमेटी होनी चाहिए फैक्ट्रीज के अंदर जहां पर हैजार्डस प्रोसेसेस हो, चाहे वर्कर कितने भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट अगर वहां पे हैजार्डस प्रोसेस या हैजार्डस प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, सो देयर हैज टू बी ए सेफ्टी कमेटी दैट हैज टू बी मेड इन दैट फैक्ट्री. सिंपल है. विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द ग्रीवांस रिड्रेसल अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट. ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर, उसमें से कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं. इक्वल रिप्रेजेंटेशन कॉन्स्टिट्यूटेड इन एस्टेब्लिशमेंट विद 20 से अधिक वर्कर्स होते हैं तो उसके अंदर ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी होनी चाहिए. चेयरपर्सन इज नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम 6 मेंबर्स. The answer is that the chairperson has been nominated by the government. Chairperson is chosen by the committee members and it is not nominated by the government. Make sense? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट को पढ़ेंगे. सो दीज आर दी सॉर्ट ऑफ द क्वेश्चंस. अभी कुछ और देख लेते हैं, एक बार थोड़े से और देखिए. लीगल रिप्रेजेंटेशन इन लेबर कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल्स. नाउ स्टैट्यूटरी राइट है, not allowed है, allowed with other parties consent and only if high court permits. Well, answer is the C. Representation by lawyers is allowed only when the opposite party consents or the court permits. Only नहीं है, अगर दूसरी कोई कोर्ट भी परमिट करे तो वो भी आ सकता था, तो this goes wrong. Hence, so legal representation labor courts और tribunals में definitely allowed है. Match the following provisions with the relevant act. Again, जैसे कि displacement allowance कौन से एक्ट के अंदर आता है? Certifying surgeon half monthly payment piece work. It was just a normal क्या कहते हैं, मैच द फॉलोइंग. तो आंसर में डिस्प्लेसमेंट अलाउंस इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट के अंदर आता है. सर्टिफाइंग सर्जन फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर हाफ मंथली पेमेंट. नेवरदलेस, disputes about interpreting of the standing orders under the standing orders act are referred to. स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट के अंदर कौन सी चीज स्टैंडिंग ऑर्डर्स होती है, कौन सी नहीं होती है, अगर इस बात पर डिस्प्यूट हो जाए, सो दोज आर रेफर टू द लेबर कोर्ट. वो चीजें लेबर कोर्ट को रेफर कर दी जाती हैं अगर स्टैंडिंग ऑर्डर्स के बारे में कोई एम्बिग्यूटी है. Then a union that covers workers from multiple industries and occupations is called as. ये तो देखो, this is an easy question if we talk about it. Conceptually पूछा गया है. It is not even particularly related to an act. Well, general union. General union की broad membership होती है and they are not restricted to a single craft or an industry. Workers' participation in management is a directive principle under. This is a question that you shall be able to solve. Whether आपने कभी जिंदगी में इंडस्ट्रियल लॉज और लेबर लॉज पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. आर्टिकल नंबर 43A कॉन्स्टिट्यूशन. पॉलिटी का क्वेश्चन है बट अगेन दिस पर्टेन्स टू लेबर लॉज ऑल्सो, सो ये दोनों के दोनों ऊपर ओवरलैप करते हैं. नाउ विच इज अ स्टैट्यूटरी लेवल सेंटर अथॉरिटी. स्टैट्यूटरी की सेंट्रल लेवल अथॉरिटी कौन सी है इसमें से, मतलब बेसिकली ये पूछा गया इन चारों में से कौन कौन सी स्टैट्यूटरी लेवल की है. तो एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन,
दैट इज इट। खुद से ही अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सवाल पूछना सबको पसंद होता है। फर्स्ट लॉ टू इंट्रोड्यूस नॉन कैश मेडिकल बेनिफिट्स इन इंडिया, अगेन अगेन ईएसआईसी, दोबारा से यही एक्ट है, पूछती रहती है ईपीएफओ वाले ईएसआईएससी के बारे में, अपने वाले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। डॉक्टर आइक्रॉइड्स फॉर्मूला इज यूज फॉर डिटरमिनिंग फेयर वेज, मिनिमम वेज, लिविंग वेज, रियल वेज। अब देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली अब नोटिस करना, देखो दो प्रकार के क्वेश्चन आए हैं अभी तक। एक तो पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर क्या होता है, उसके प्रोविजन से रिलेटेड है, किस चीज़ को वर्कमैन कहते हैं, डेफिनेशन से रिलेटेड है, कितनी सैलरी पे आपको बेसिकली लेबर काउंट किया जाएगा, एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड नाउ वी हैव एक्चुअली गॉन ऑन द कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट एज इन कि भाई ये मिनिमम वेज को कैलकुलेट कैसे होती है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू एन एक्ट पर से, राइट, ये स्पेसिफिकली एक्ट से रिलेटेड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी स्कीम? ओपन शॉप, ओपन शॉप अलाउज वर्कर्स टू ज्वाइन और नॉट ज्वाइन अ यूनियन फ्रीली, इसके अंदर कोई भी यूनियन सिक्योरिटी नहीं होती है। द अदर्स रिक्वायर यूनियन मेंबरशिप और द ड्यूज। तो ये क्लोज्ड शॉप सिस्टम, एजेंसी शॉप सिस्टम या यूनियन शॉप सिस्टम होता है, इसके अंदर आपको यूनियन मेंबरशिप की जरूरत पड़ेगी। वेर एज इफ इट कम्स टू द ओपन शॉप, you can join it or not join it freely. Who can be appointed as the chairperson of the Central Advisory Board under the Minimum Wages Act of 1948? There are independent employee representative or government nominated functionary. The chairperson here is nominated by the central government, often a senior bureaucrat या फिर लेबर सेक्रेटरी को, मिनिस्ट्री ऑफ जो लेबर होती है उसका जो सेक्रेटरी होता है उसको चेयरपर्सन बनाते हैं सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का, अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948। मेक सेंस? देखो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का मतलब ये एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है। वो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ये एडवाइज करता होगा कि कितनी मिनिमम वेज सेट करनी चाहिए, सेट रखनी चाहिए। तो उसका कौन चेयरपर्सन होता है? हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन? जनरली स्पीकिंग कोई इंडिपेंडेंट एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव ना, उसके अंदर एक गवर्नमेंट नॉमिनेटेड फंक्शनरी को अपॉइंट किया जाता है, एंड दैट इज यूजुअली द लेबर सेक्रेटरी, और क्या फिर कोई बड़ा एक आईएएस हो सकता है, कोई बड़ा सेक्रेटरी बड़े अच्छे डिपार्टमेंट का। सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द स्टेटलेट्स इन द सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अगेन आप ये नहीं करोगे कि पूरी पूरी स्टेट लिस्ट पे सारे के सारे 7 शेड्यूल पे सब कुछ याद करना पड़ेगा, बट द पॉइंट इज दैट लेबर इज इन कंकरेंट लिस्ट, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन एंड डिसेबल्ड फॉर द डिसेबल्ड अनएम्प्लॉयड इज ए स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। एटलीस्ट नहीं तो लेबर से रिलेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, ये जो सारी की सारी चीजें हैं, दैट एक्चुअली हैज टू बी डन by this. The theory assuming man is selfish and must be controlled by law is a police theory. मतलब कि this is literal definition of it. प्लैकेटिंग थ्योरी, रिलीजियस थ्योरी और फिलेंथ्रोपिक थ्योरी को अगर आप डिफाइन करने की कोशिश करोगे, दिस इज नॉट एग्जैक्टली द डेफिनेशन दैट विल कम आउट ऑफ इट। ये दिस इज अ क्वेश्चन विच यू कैन ऑटोमेटिकली डू। पुलिस थ्योरी ऑटोमेटिकली होगा, मैन इज सेल्फिश एंड मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय लॉ। थ्योरी जस्टिफाइज लेबर वेलफेयर एज ए लीगल ऑब्लिगेशन टू मेंटेन ऑर्डर एंड प्रिवेंट अनरेस्ट, नॉट आउट ऑफ सिंपैथी। Everyone has the right to social security is from Universal Declaration of the Human Rights. Which 5 giants were identified by William Beveridge for social reform? चलो देख लो, आंसर ही देख लो इसका। वांट, डिजीज, इग्नोरेंस, स्क्वालर और द आइडलनेस। दिस हैज टू बी स्पेसिफिकली, ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन विच, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, इज वेरी डिफिकल्ट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर। ओके, देन अटल पेंशन योजना विच इज अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम, गवर्नमेंट की स्कीम है, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, दैट कम्स विद द यूपीएससी आल्सो। एनुअल प्रीमियम फॉर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ऑफरिंग 2 लाख एक्सीडेंट कवर इज अगेन 12 रुपए के अंदर वो बेसिकली मिल जाता है। इट्स अ करंट अफेयर क्वेश्चन, इट्स अ सोशल सिक्योरिटी। तो ये हमारा जो स्पेसिफिकली लेबर लॉज का जो पार्ट है वो इसके अंदर सारा का सारा आता है। नाउ लेट मी जस्ट एक्चुअली टेल यू कि भाई ये लेबर लॉज का जो पूरा का पूरा सेक्शन होता है, इसको करना क्या है इसके अंदर। अगर आपने अभी सिर्फ और सिर्फ एज आई टोल्ड यू कि क्वेश्चंस को सुन लो एक बार। एक तो एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, देयर आर स्पेसिफिक एक्ट्स व्हिच आई हैव जस्ट लिस्टेड फॉर यू, उन एक्ट से रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एंड देन देयर इज समथिंग जो कि थियोरिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, थियोरिटिकल, दैट इज अ थियोरिटिकल, होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, थियोरिटिकल, theoretical questions. Now, after watching these questions, if you have an idea कि you probably might be able to do something about it, then great. This will give you an idea. Basically, जैसा कि मैंने बताया था, the key always is to read the previous year's question paper. Previous year's के question paper को पढ़ो, and अभी तक पढ़ लिए होने चाहिए थे, बट अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो जाओ इस टेलीग्राम चैनल पे जाओ, ये मैंने शेयर कर दिया है, इसको रीड करो यार। इसकी की भी मैं एक काम करता हूँ, ओके आई नीडेड टू डू दिस, आई एक्चुअली फॉरगॉट। एक बार इस पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं।
राइट, विल डू इट टुमारो, you'll get the video on this channel by tomorrow. ये पूरे के पूरे क्वेश्चन की और सॉल्यूशन इसको डिस्कस करते हैं, you will get the idea. ठीक है, इसको पूरा का पूरा एनालाइज करते हैं, that way we shall be able to get something out of it. बाकी यार आई एम स्टार्टिंग ए कोर्स फॉर द ईपीएफओ, जो भी बच्चे बेसिकली करना चाहें तो उसको मैं अपडेट कर दूंगा यहाँ पे ईपीएफओ 2025 इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर. इफ यू हैव द डाउट्स, मैंने अभी चैट्स इसकी ओपन कर रखी है, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और डाउट्स यू कैन प्लीज आस्क मी हियर.